Hello students, I welcome you all in this class of 8th standard and I congratulate for being the student of 8th standard now. So here we will start our new academic session with the science chapter. So here you can see in the picture आपको कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहा है ना. सो उसी के बारे में आज हमको पढ़ना है. तो एक आपको एक्टिविटी भी दूंगी इसके साथ में एंड साथ में आपको पढ़ना भी है. तो हियर इज द लिविंग वर्ल्ड एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स. लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स इज योर फर्स्ट चैप्टर. आपका पहला जो पार्ट है उसका नाम है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब. अभी ये लिविंग वर्ल्ड मीन्स क्या? तो ये जो सृष्टि है उसमें जितने जीवित घटक है, फिर वो वनस्पति हो सकते हैं, वो सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, वो एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग है, ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको बोला जाता है लिविंग वर्ल्ड. एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स. माइक्रोब्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम अपनी सहज आंखों से उसको नहीं देख सकते हैं. उसके लिए एक तो हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है या लेंस यूज़ करना पड़ता है, जो इतने बारीक होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो हमारे खुली आंखों से हम उसको नहीं देख सकते हैं. तो उसका वर्गीकरण या उसका क्लासिफिकेशन, एज यू कैन सी हियर द ग्लोब. ओके, तो ये ग्लोब जो है यहाँ पे, तो ये जो प्लैनेट है अर्थ, इस पे काफ़ी जीव जंतु है. एनिमल भी है, प्लांट्स भी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है, ह्यूमन भी रहते हैं. और उसको पढ़ना बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग होता है. तो उसी को कुछ साइंटिस्ट ने उसका पढ़ाई आसान करने के लिए ये हमको एक क्लासिफिकेशन के तौर टू सी लिविंग थिंग. अभी आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे लिविंग थिंग्स 50 ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखना है. उसमें प्लांट्स भी आ सकते हैं, एनिमल्स भी आ सकते हैं, ह्यूमन भी है, और सभी टाइप के आपको जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवित है, चलते फिरते घूमते बढ़ते हैं, वो सारे आपको लिखना है अपने नोटबुक में. सो दिस इज योर फर्स्ट वार्मिंग अप एक्टिविटी. वार्म अप एक्टिविटी है कि आपको 50 लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाम अपने नोटबुक में लिखना है, और जो कि मैं चेक करने वाली हूँ. ओके, देन अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको सूरज भी दिख रहा है, स्काई भी दिख रहा है, ट्रीज आर देयर, सम एनिमल्स आर देयर, वाटर इज देयर, सॉइल इज देयर. ये आपको सॉइल दिख रही है यहाँ पे, ये आपको ट्रीज दिख रहे हैं, यहाँ पे स्टोन्स दिख रहे हैं, एनिमल्स आर देयर, वाटर, स्काई, सन, एवरीथिंग. सो ये जो पूरे जो एनवायरमेंट बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? ये नेचर का एक बहुत बड़ा फैक्टर है. और इसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं. जैसे सूरज है, ये नॉन लिविंग में आता है. स्काई क्या है? नॉन लिविंग में आता है. पानी कहाँ पे आता है? नॉन लिविंग में आता है. बट एनिमल्स, बर्ड्स, ग्रास, ट्रीज, दीज आर द लिविंग थिंग. तो ये जो लिविंग थिंग होते हैं उसको बायोटिक बोला जाता है. बायो मीन्स लाइफ. और जो नॉन लिविंग है उसको अबायोटिक फैक्टर बोला जाता है. और ये दोनों मिलके हमारा नेचर फॉर्म होता है, एनवायरनमेंट तैयार होता है. और इसको पढ़ाई करने के लिए जो पढ़ाई होती है, इसको नेचर के हर एक घटक को, हर एक कंपोनेंट को, द कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, दैट मे बी अ बायोटिक एंड दैट मे बी नॉन बायोटिक, सॉरी अबायोटिक. मीन्स वो बायोटिक भी हो सकते हैं और वो अबायोटिक भी होते हैं. बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे अभी आप क्लास 8th में आए हो, तो आपकी वोकैबलरी, जो आपकी शब्द कोश जो है, उसका भी आपको अभी ग्रोथ करनी है, डेवलप करना है, क्योंकि नाउ यू आर इन द हाई स्कूल. तो अभी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म, अभी तक हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते थे, अभी आप उसको बायोटिक बोलेंगे. ओके, तो आपकी जैसे जैसे आप आगे के क्लास में जा रहे हैं, वैसे वैसे आपकी वोकैबलरी, आपके वर्ड पावर भी बढ़ना चाहिए. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आज आप क्या बोलेंगे? इसके बाद में बायोटिक फैक्टर. नॉन लिविंग को
बायोडाइवर्सिटी में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन, सबको मिला के काफी अलग अलग किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इसलिए डाइवर्सिटी, बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस, या अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो घटक होते हैं उसको बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक फैक्टर ये मिला के क्या होता है, हमारा एनवायरमेंट होता है या इकोलॉजी बोला जाता है। स्टूडेंट्स, अभी आपको एक एक्टिविटी करना है फिर से, और वहाँ पे एक्टिविटी नंबर 2 लिखना है। पहली जो एक्टिविटी मैंने जिसमें आपको 50 लिविंग थिंग्स लिखने के लिए बोली थी, दैट शुड बी द एक्टिविटी 1। नाउ दिस इज द एक्टिविटी 2। इन दिस एक्टिविटी व्हाट यू हैव टू डू, you need to make 2 columns, and in one column you have to give the heading biotic, and in second column you need to give heading abiotic. Okay, because biotic and abiotic, these are the main components of environment, or it makes the nature. ये सारे नेचर के घटक है। इसमें से एक भी घटक अगर कम हो जाए या नष्ट हो जाए तो हमारा एनवायरमेंट या हमारा नेचर इनकम्प्लीट होगा। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो बायोटिक और अबायोटिक आपने समझ लिया, तो अब बायोटिक के नीचे ये जो पिक्चर दिख रहा है, इसमें से जो जो बायोटिक है यानी जीवित है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको अभी तक हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहे थे, आज के बाद में हम बायोटिक बोलेंगे उसको। तो जितने बायोटिक फैक्टर्स है, उस बायोटिक फैक्टर को 1 बाय 1 लिस्ट आपको बनाना है आपके नोटबुक में। और जितने अबायोटिक यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सारे आप अबायोटिक के नीचे में उसको लिस्ट बनाएंगे। सो दिस इज योर सेकेंड एक्टिविटी, एंड यू हैव टू राइट व्हाट आर द बायोटिक एंड व्हाट आर द अबायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट इन दिस पिक्चर। ये पिक्चर जो मैंने आपको दिया है, ये पिक्चर के आधार पे आपको अबायोटिक एंड बायोटिक दोनों भी लिखना है। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड। इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर, ये एक अमेरिकन फेमस इकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने एनवायरनमेंट के ये जो बायोटिक एंड अबायोटिक जो कंपोनेंट है उसका स्टडी किया था, और उन्होंने उसके स्टडी के रूप में उन्होंने अलग अलग विभिन्न घटक को पढ़ा, एक्सपेरिमेंट्स किए, और फिर उन्होंने अपना थ्योरी ये दुनिया के सामने में लाया। सो दैट वी आर गोइंग टू सी दिस इज अभी बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। लास्ट ईयर we learned that all the living organism on earth have adapted according to geographic region, food ingestion, defense, etc. while adapting many differences are observed in the organism of same species. अभी आपने लास्ट ईयर ये सारी चीजें पढ़ी है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, और अलग अलग किस्म के अलग अलग जो इस धरती पे रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है, उनकी खान पान की पद्धति, उनका डिफेंस मैकेनिज्म, उनका फूड खाने का पद्धति, देन वो कौन से जोग्राफिक रीजन में, वो कोल्ड रीजन में है तो वो कैसे रहते हैं, वो ड्राई डेजर्ट में रहते हैं तो वो कैसे है, वो मॉडरेट में रहते हैं तो कैसे है, वो आपने लास्ट ईयर पढ़ा है। बट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, around 87 million species of living organism are found on earth, including land and sea. तो 2011 का जो स्टडी हुआ था या जो रिसर्च हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग इस पृथ्वी पे 87 मिलियन स्पीसीज रहते। 87 मिलियन स्पीसीज, कितने? 87 मिलियन स्पीसीज। 1 मिलियन यानी 10 लाख। तो आप अंदाजा लगा लो, कैलकुलेट कर लो कि 87 मिलियन यानी कितना। 1 मिलियन मीन्स 10 lakhs. So 87 millions means कितना होगा? You need to calculate and write in your notebook. Okay? Then, so in this survey, जो भी उन्होंने जो सर्वे किया, पढ़ा, रिसर्च किया, उस पे कितने ऑर्गेनिजम्स पाए गए, स्पीसीज पाए गए? 87 मिलियन स्पीसीज। फिर उसमें लैंड और सी वाले भी एनिमल्स उसमें थे, मीन्स जो धरती जो जमीन पे रहते हैं उसको
लैंड एनिमल्स बोला जाएगा, और जो सी में रहते हैं उसको क्या बोला जाएगा, एक्वेटिक लाइफ बोला जाता है या एक्वेटिक एनिमल्स बोला जाता है. ओके, देन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स were created considering the similarities and differences among the living organism. फिर क्या इसमें क्या ये इकोलॉजिस्ट ने क्या किया है कि उन्होंने ऐसे ग्रुप और सब ग्रुप क्रिएट किए और उनमें ऐसे एनिमल्स को डाला गया जिनमें जो एनिमल्स में सिमिलरिटीज दिखती है और जो एनिमल्स थोड़े उनसे भिन्न है, ऐसे एनिमल्स का, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या किया गया, उसमें क्लासिफिकेशन किया गया. तो सबसे पहला स्टेप आता है किंगडम एनिमलिया. जैसे एनिमल्स है तो उसको एनिमलिया भी कहा जाता है, वो आप नेक्स्ट ईयर के क्लास में पढ़ोगे. फिर फाइलम, उसके बाद में क्लास, ऑर्डर, स्पीसीज, जीनस, स्पीसीज. ओके, तो ऐसे टाइप का क्या हुआ है, ये एक उन्होंने क्राइटेरिया फॉर्म किया. फिर तो ये जब एनिमल्स का जब क्लासिफिकेशन होता है, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसको बोला जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग living organism into groups and subgroup is called biological classification. तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है कि जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करने की जो प्रोसीजर रहती है उसको बोला जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर इज द अमेरिकन इकोलॉजिस्ट. जो इकोलॉजिस्ट मीन्स जो हमारे पृथ्वी पे जो एनवायरमेंट है उस एनवायरमेंट में जो घटक होते हैं जिसमें बायोटिक और नॉन बायोटिक आता है, उसको स्टडी करने के लिए जो स्टडी रहता है उसको इकोलॉजी बोला जाता है, या पढ़ाई करने के लिए जो एक्सपर्ट रहता है उसको इकोलॉजिस्ट बोला जाता है. सो in 1969 he divided living organism into 5 groups. फिर उन्होंने जब पढ़ा और ये पढ़ाई को आसान करने के लिए उन्होंने ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 मेन ग्रुप में उन्होंने क्या किया, डिवाइड किया. सपोज आपको एक स्कूल में, हमारे स्कूल में इतने सारे बच्चे होते हैं तो सभी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को इकट्ठा बिठा दिया और सबको पढ़ाना चालू कर दिया एक टीचर ने, तो ये आसान होगा क्या, किसी को कुछ समझेगा क्या, नहीं. तो क्या किया जाता है कि ग्रुप एज वाइज और सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज उनको अलग अलग क्लासेस में बिठाया जाता है और पर्टिकुलर टीचर आके उनको पढ़ाएगा, है ना. तब बच्चों को भी समझता है और टीचर को भी पढ़ाने में आसानी होती है. तो सेम वे ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी क्या किया गया, 5 मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया. तो पहले ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप में डिवाइड किया. किसने, रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर ने. कौन से साल में, 1969 में. और फिर उन्होंने यहाँ पे 5 किंगडम्स तैयार किए और वो 5 किंगडम में का पहला है किंगडम मोनेरा, सेकेंड है किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड है किंगडम फंगी, फोर्थ है किंगडम प्लांटे एंड फिफ्थ लास्ट किंगडम इज किंगडम एनिमलिया. तो ये किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया इज अ वेरी ह्यूज किंगडम. ये दोनों किंगडम जो है प्लांटे और एनिमलिया इस पृथ्वी पे बहुत बड़े किंगडम्स है. ओके, नाउ उन्होंने किस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया, तो उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा. तो पहला क्राइटेरिया उन्होंने ये रखा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर. तो रॉबर्ट विटाकर ने क्या किया कि पहला क्राइटेरिया रखा कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, वो सेल का स्ट्रक्चर कैसा है. तो उन्होंने ऑन दैट बेसिस ही डिवाइडेड दैट सेल इनटू 2 ग्रुप्स. सो दैट वाज अ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. अभी प्रोकैरियोट की विशेषता ये है कि ये सेल में जो न्यूक्लियस होता है दैट इज नॉट वेल डिफाइंड. वो न्यूक्लियस क्लियरली डिफाइंड नहीं है. whereas यूकैरियोट में जो न्यूक्लियस होता है दैट इज वेल डिफाइंड. आप यहाँ पे न्यूक्लियस देख पा रहे हैं, है ना. सो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, दैट इज द सेल स्ट्रक्चर, and the cell is divided into 2 parts, that is 2 main groups, that is the prokaryote and eukaryote. Then अभी
प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बाद में सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म वाज यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। तो वो फिर से सेल कितने भाग में डिवाइड हुआ? दो, एक यूनिसेल्यूलर और एक मल्टीसेल्यूलर। यूनि मीन्स वन, ये यूनि जो है ना, ये यूनि का मतलब होता है वन या सिंगल, एंड सेल्यूलर मीन्स सेल। तो ये यूनिसेल्यूलर कैसा होता है? सिंगल सेल। एंड मल्टी मीन्स मेनी, मल्टी का मीनिंग होता है मेनी या मोर, एंड सेल्यूलर अगेन सेल, सो मेनी सेल या मोर सेल। तो जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना है उसको यूनिसेल्यूलर बोलेंगे, और जो ऑर्गेनिज्म मेनी सेल से बना है, बहुत ज्यादा सेल से बना है, उसको मल्टीसेल्यूलर बोला जाता है। हम कौन से इसमें आएंगे, ग्रुप में आएंगे, यूनिसेल्यूलर की मल्टीसेल्यूलर? that you have to think. Nutrition is the autotrophic, that is the photosynthesis. इसमें क्या होता है कि ऑटो मीन्स जो सेल्फ, जो खुद अपना खाना बनाता है उसको ऑटोट्रॉफिक बोला जाता है। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड हेटेरो मीन्स अदर्स। सो ये मेन डिफरेंस है ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक में, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। सी दिस फोटोसिंथेसिस यू हैव ऑलरेडी लर्न सिंस लास्ट सो मेनी क्लासेस, दैट फोटोसिंथेसिस में ये चार एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, और ये जो लीव्स होती है उसमें जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड क्लोरोफिल पिगमेंट। तो ये sunlight, carbon dioxide, water and chlorophyll pigment, these are the main elements for the process of photosynthesis। और ये photosynthesis जो प्रक्रिया है मीन्स ये प्लांट खुद करता है जो नेचर में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसके सहायता से। सो दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, हाँ, एंड देन हेटेरोट्रॉफिक। सो दिस फंजाई या फंगी आप बोल सकते हैं, दिस इज द सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक मीन्स एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, जैसे जो डेड एनिमल्स है, प्लांट्स है, लीव्स है, जो काफी जगह पे अपन को देखने मिलता है, तो वहां पे ये क्या करता है सैप्रोफाइट्स, दिस ऑर्गेनिज्म, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म। उसमें जो डेड ऑर्गेनिजम्स जो है, जो मरी चीज है, तो उस चीज में से जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब कर देता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उस पे वो अपना लाइफ जीता है। सो दैट इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक्स और सैप्रोफाइट्स। ओके, एंड द एग्जाम्पल इज फंजाई या फंगी। देन कम्स एनिमल्स। एनिमल्स अगेन हेटेरोट्रॉफिक। ये हेटेरो जो आपको दिख रहा है, हेटेरो मीन्स अदर्स, ओके, एंड ट्रॉपिक मीन्स फूड। So the animals, those who are depend on the others for their food, is called heterotrophic. Okay, so this is the main difference between the autotrophic and the heterotrophic. Now plants are the producer. Plants grow होते हैं and other organisms they are depend on this producers. So ये भी आप ये जो food web है या food chain है या food pyramid है, that you will learn in next class in a very detailed manner. Okay, so lifestyle, fourth criteria है lifestyle. Plants are the producer, animals are the consumers, and fungi are the decomposers. So consumers means जो कंज्यूम करता है, फूड यूज करता है, उसको कंज्यूमर्स बोला जाता है। कम्स अंडर द हेड दैट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर्स मीन्स जो यूज करता है। Okay, so animals, even human being is also comes under the kingdom of animals or animalia. Okay, so the lifestyle, the fourth criteria was lifestyle. So plant is a producer, animals are the consumers. So हम क्या करते हैं, जो भी खाना खाते हैं वो खाना we get from the plant, जैसे सब्जी, रोटी, दाल, चावल, जो भी आप खाते हैं, फ्रूट्स है, तो these all we get from the plants. ओके, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, जो मीट है, चिकन है या फिश खाते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन पीपल। बट इवन दोज एनिमल्स दे ईट दैट एनिमल, जो एनिमल वो खाते हैं वो एनिमल काय पे निर्भर होते हैं, वो अगेन दे आर डिपेंड ऑन द प्लांट्स। ओके, सो अल्टीमेटली जो प्लांट में की जो एनर्जी है वो उस एनिमल में आएगी और उस एनिमल की एनर्जी उस ह्यूमन बीइंग में आएगी। सो दिस वाज द another criteria for the this classification. Okay, then fungi, decomposers. हमको पता है
कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जैसे फंजा है या फंगी भी बोलते हैं उसको सो ये जो एनिमल्स होते हैं जो मरते हैं, जैसे आप देखोगे कि फॉरेस्ट में कोई वहां पे उनको बरियल करने के लिए या उनको बरी करने के लिए, दफनाने के लिए कोई नहीं जाता है। सो बट ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिज्म जैसे फंजा है, तो ये उस पे ग्रो होते हैं, क्योंकि उसमें जो एनिमल, मरा हुआ एनिमल्स है, प्लांट्स है, लीव्स जो है, उस पे वो क्या करते हैं, उसमें के जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो एब्जॉर्ब करने की वजह से दे कैन लीव इजिली, सो दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। ओके, देन दिस phylogenetic रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप कैसा है कि ये प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक एंड यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर, ऐसा ये रिलेशनशिप यहाँ पे बना हुआ है। ओके, so student, here are few questions for your homework, and already I have given 2 activities which you have to do in your notebook. Okay, and we will see you soon, and till that time, thank you, take care, good day, bye.